dear students, today we will try to understand the interdisciplinary approach of economics. As we have already discussed about the nature, meaning, and scope of our subject, now we will try to find out its relationship with other sciences. So, let us all start. आज हम अर्थशास्त्र विषय के संबंध को अन्य सभी विषयों या अन्य विज्ञान के साथ देखेंगे। इसके इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे हमारा विषय किन किन विषयों से संबंधित है, किन किन विषयों पर आश्रित है या उन विषयों का विभिन्न दूसरे विषयों का अर्थशास्त्र से कैसा संबंध है। Economics is considered the queen of all social sciences because it covers almost every activity of man in relation to the society. अर्थशास्त्र विषय को सामान्य विज्ञान के विषय में सर्वोत्तम स्थान प्रदान किया गया है और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस विषय के अंतर्गत हम एक व्यक्ति के संबंध को संपूर्ण समाज के साथ देखते हैं और उस व्यक्ति द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को, आर्थिक कार्य का संबंध हम स्थापित करते हैं समाज के साथ। तो इसलिए सामान्य या हम कहें सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का जो स्थान है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट और हम कहें सर्वोत्तम है। फिर हम देखते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के साथ इकोनॉमिक्स का रिलेशनशिप कैसा है। बिजनेस मैनेजमेंट। Business basically provides employment opportunities to members of the society and is an important vehicle in the balance of economic activity. Business management जो एक विषय है, कॉमर्स के तहत हम इस विषय को देखते हैं, उस विषय का संबंध भी अर्थशास्त्र से बहुत ही गहरा है। कैसे? आप देखिए, बिजनेस मैनेजमेंट हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? व्यापार प्रबंधन। बिजनेस मैनेजमेंट क्या हुआ? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हम देखते हैं। ये सारे विषय प्रबंधन से संबंधित है और खासकर वित्तीय प्रबंध या व्यापार प्रबंधन। तो इनमें जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, उनका रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स से होता है क्योंकि ये जो विषय है हमें व्यापार से संबंधित या रोज़गार से संबंधित बहुत से अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आर्थिक क्रियाकलापों को समझने और क्रियाशील बनाने के लिए। फिर हिस्ट्री से क्या रिलेशनशिप है हम देखते हैं। इकोनॉमिक आइडियाज़ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग थियरीज दैट कैन बी रीविजिटेड in order to evaluate present and future economic issues. देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री या इतिहास जो हमारा विषय है, उस विषय का संबंध अर्थशास्त्र से बहुत गहरा है। कैसे? किसी भी विषय को पढ़ने के लिए, समझने के लिए या उस विषय के आगे नवीनतम आविष्कारों या नवीनतम शोध करने के लिए हमें उस विषय के इतिहास को जानना ज़रूरी होता है। हमने देखा स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में भी विषय वस्तु में कि अर्थशास्त्र में भी एक विषय ऐसा है जिसे आर्थिक विचारों का इतिहास कहा गया है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स। तो हमारे विषय में इतिहास को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि भूतकाल में या पुराने समय में
आर्थिक क्रियाओं में या समाज में या आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ऐसे कौन से घटक थे जिन्होंने उस समय के आर्थिक अवस्थाओं को प्रभावित किया और उन्हीं आर्थिक क्रियाकलापों या अवस्थाओं ने किस किस प्रकार के आर्थिक व्यवस्थाओं को जन्म दिया, जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी हुई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हुई या मिक्स्ड इकोनॉमी हुई, मिश्रित व्यवस्था, या हम बात करें सोशलिस्ट समाजवादी जो व्यवस्था है या पूंजीवादी जो अर्थशास्त्र है। तो इन सब को जानने के लिए इतिहास का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। और साथ साथ जब हम बात करते हैं सोशियो कल्चरल या इकोनॉमिक कल्चरल इश्यूज़ के बारे में, किसी भी देश या किसी भी अर्थव्यवस्था या किसी भी समाज की चर्चा जब की जाती है तो उस समाज के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को आर्थिक परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़कर देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। और इसलिए हिस्ट्री एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक्स को समझने, और इसीलिए ये दोनों सब्जेक्ट्स में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच निहित है। ये हम कह सकते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी हैं, बहु उद्देश्य से कार्य किए जाते हैं इसमें। तो इसलिए हिस्ट्री ऑल्सो plays a very important role to understand the interdisciplinary nature of economics. Now, finance. वित्त से संबंधित कोई भी विषय आवश्यक रूप से संबंधित होगा अर्थशास्त्र से। मैनेजमेंट ऑफ मनी, क्रेडिट, बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट, मनी एंड फाइनेंस आर इम्पॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। मुद्रा और वित्त की जानकारी अर्थशास्त्र का अभिन्न अंग है। इसे समझना अत्यंत आवश्यक है और इसके विस्तृत चर्चा कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को और अच्छी तरह से जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन इकोनॉमिक्स में भी हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जब पढ़ते हैं या इंडियन बैंकिंग सिस्टम या इंटरनेशनल फाइनेंस जब हम पढ़ते हैं तो हमें आवश्यकता पड़ती है इकोनॉमिक्स को फाइनेंस से रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने की। फिर हम देखें फिज़िक्स से कैसे रिलेशनशिप है इकोनॉमिक्स का। इनोवेशंस एंड आउटपुट ब्रॉट अबाउट बाय फिज़िक्स ग्रेटली अफेक्ट द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। कोई भी नवीन या उत्पादन या कोई भी नवीन प्रकार का सिद्धांत जब फिज़िक्स द्वारा दिया जाए या कोई भी विज्ञान में ये नए सिद्धांत आए तो इकोनॉमिक्स में इसका संबंध स्थापित होता है। जैसे हम डिफरेंशिएशन की थियरीज़ पढ़ते हैं, मैथ से इसका संबंध है, फिज़िक्स से है। और एक बहुत रोचक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस का फ़िज़िक्स कहा जाता है, ह्यूमैनिटीज़ का फ़िज़िक्स हम कह सकते हैं, सोशल साइंसेस का फ़िज़िक्स। सो इकोनॉमिक्स इज़ वेरी फेमसली नोन एज द फिज़िक्स ऑफ सोशल साइंसेस। तो इसलिए सब विषय को इस परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ना आवश्यक है। सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी से कैसे संबंध है? समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों को एक साथ पढ़ना या दोनों का संबंध एक दूसरे पर पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही हम कहें आवश्यक है और पढ़ता ही है। कैसे? स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ सोसाइटीज़। सोशियोलॉजी क्या है? समाज शास्त्र क्या है? समाज शास्त्र समाज के व्यवहार का अध्ययन है। विभिन्न सामाजिक व्यवहारों का या विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। कोई भी अर्थव्यवस्था समाज से दूर रहकर कार्य नहीं कर सकती, राइट? इकोनॉमिक सिस्टम को सस्टेन करने के लिए एक सोसाइटी का होना अत्यंत आवश्यक है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ हम देखेंगे कि समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र को एक साथ पढ़ना या दोनों में अंतर संबंध स्थापित करना आवश्यक है। इन रिलेशन टू सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एसेंशियली डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स। समाज शास्त्र के अंतर्गत हम समाज के उन आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं जो अर्थव्यवस्था को बनाए रखने और उसे सुदृढ़ करने में आवश्यक होते हैं। फिर बात आती है साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी इज़ प्राइमरीली यूजफुल इन द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स विच स्क्रूटनाइजेस एंड फोकसेस ऑन द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। मनोविज्ञान। अब आप कहेंगे मनोविज्ञान का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है?
मनोविज्ञान विषय एक व्यक्ति या समाज की या विभिन्न व्यक्तियों के समूह की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। तो जब हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर, व्यष्टि अर्थशास्त्र के स्तर पर, जब भी हम बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की, उपभोक्ता के व्यवहार की या प्रोड्यूसर बिहेवियर की, तो हम देखते हैं कि एक कंज्यूमर कैसे अपने रिसोर्सेज को मेंटेन करता है और कैसे चॉइसेस करता है, कैसे चुनाव करता है, डिमांड कैसे करता है। तो उसके मनोवैज्ञानिक अध्ययन का भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टडिंग द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर हम देखेंगे कि इसका इम्पॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी, समाज को समझने के लिए। फिर हम कहें इकोनॉमिक्स सीक्स टू एनालाइज ट्रांजैक्शंस मेड बाय द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स टू अंडरस्टैंड ग्लोबल अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को समझने के लिए इकोनॉमिक्स सीक्स टू एक्सप्लेन द इंटरनल operation and trade policies of countries. To be informed voter. Understanding of economics develops individuals to be a wise voters. अर्थशास्त्र को जब आप समझते हैं तो आपका सर्वांगीण विकास होता है और आप एक जानकार मतदाता के रूप में उभर कर आते हैं। अब हम देखते हैं 3 E's in economics। अर्थशास्त्र विषय के संबंध में हम कहते हैं कि इसमें 3 ई के बारे में पढ़ा जाता है। वो 3 ई क्या हैं? एफिशिएंसी, इक्विटी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी कार्यकुशलता। एफिशिएंसी रेफर्स टू प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। कार्यकुशलता से तात्पर्य क्या है? उत्पादकता से एवं आर्थिक संसाधनों का प्रॉपर आवंटन या बहुत ही सही तरीके से आवंटन या अनुकूलतम आवंटन। तो उत्पादकता भी होनी चाहिए, साथ में आर्थिक संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन भी आवश्यक है एफिशिएंसी के अंतर्गत। ऑल्सो इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन स्केर्स फैक्टर इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और एफिशिएंसी या एफिशिएंट होना इस चीज़ से भी संबंधित है कि जो सीमित इनपुट्स हैं और जो आउटपुट्स हैं उनमें क्या रिलेशनशिप होता है। इक्विटी मीन्स जस्टिस एंड फेयरनेस। इक्विटी समानता। अर्थशास्त्र विषय यह प्रयत्न करता है कि आर्थिक व्यवस्थाओं में या अर्थव्यवस्था में समानता या समान दृष्टिकोण को स्थापित किया जा सके और इसलिए इसमें जस्टिस और फेयरनेस की बात की जाती है। इफेक्टिवनेस मीन्स अटेनमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। इफेक्टिवनेस क्या है? एग्जीक्यूशन, वह रियल रूप में वास्तविकता में कार्यशील है कि नहीं, एग्जीक्यूशन हुआ कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं। तो अटेनमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आते हैं इसमें कि आपने जो भी उद्देश्यों का निर्धारण किया, क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई, क्या आपने उन उद्देश्यों को अटेन किया। तो इस संदर्भ में बहुत ज़रूरी है एफिशिएंसी होना, इफ़ेक्टिवनेस होना और इक्विटी होना। अगर ये तीनों ई को हम अटेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो इकोनॉमिक सिस्टम में समानता आएगी, कार्यकुशलता आएगी और इफ़ेक्टिवनेस आएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर 3 E's. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स। कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक या अर्थशास्त्रीय टर्म्स मैं आपको बताना चाहूँगी। वेल्थ, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत बेसिक है, आप इन टर्म्स को अपने डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं और डे टू डे स्टडीज़ में भी देखते हैं जब आप इकोनॉमिक्स के बहुत से सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अब मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियोज़ में मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड इट्स एफिशिएंसी एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, ये सब आपको समझाया है।
ये आपके नॉलेज के लिए, मैं कहूँ जनरल नॉलेज के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और हमने थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखा, तो ये सब चीज़ों को आप प्लीज़ फेयर आउट कीजिए। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास I will teach you about the classical model of income, employment and output. Thank you so much for listening to this video. And for the third year classes, I will try to explain you about the Ricardian comparative advantage theory. हम रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत पढ़ेंगे for third year students. And for second year students, we will try to find out the detailed analysis of classical model. Thank you so much.